कैसे लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे, ये उनको चिंता है। लेकिन कई बार होता है कि मिसमैनेजमेंट न हो, उसके लिए सिस्टमेटिक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। और भारत स्वतंत्रता के बाद आपने देखा था कि भारत फर्स्ट स्टेट थे और वो दे आर ऑटोनोमस, वो अपने उन्होंने कहा बढ़िया हो गया, अंग्रेज भाग गए और हमारे बल्ले बल्ले राजतंत्र कायम करेंगे, अब तो हमें कोई आने वाला भी नहीं है। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, who was assigned Home Minister, duty of Home Minister, his collective effort and his strong will, you know that all princely states were forced to come under one flag, that is Tiranga. सारे जितने भी राजा थे यहाँ पे सबको फोर्स कर दिया गया था कि आप जो है एक भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। और आज इस झंडे के नीचे, और उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू रन द कंट्री को कैसे चलाया जाए। देयर वर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टिल दे आर स्टिल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सटेल 144 लगा देते थे, जैसे धारा 144 लागू कर दी जाती थी। This is not article of our constitution, but this was assumed in our constitution still now. जबकि ये जो धाराएं थी ये अंग्रेजों की, लेकिन गोरे अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था, काले अंग्रेजों ने उसको भी अभी तक चलाते रहे, जैसे भी वो समाप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से देश को चलाने के लिए एक मसौदे की आवश्यकता थी, which is known our constitution। और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कौन बनाएगा? तो उसके लिए एक शख्स सबसे आगे जिसने तैयार हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित रूप में हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। उनका बहुत बड़ा योगदान था, विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा, बट डे बाय डे the constitution, there were seen many amendments in that constitution। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें बहुत सारे जोड़ करके उसको अपनी सुविधा के अनुसार हमारे जो काले अंग्रेज बाद में जो सत्ता में आते रहे जाते रहे, उन्होंने उसमें जोड़ मरोड़ करके उसमें कई ऐसे नए नियम बना दिए, जिससे जो है हमारा भारत का संविधान आज काफी कमजोर हो चुका है। Now this is your duty to strengthen that constitution again। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बना सकते हैं? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हाँ दरमियां तो फासले हुए। फैक्ट्री है ये जुबिलेंट, ये जुबिलेंट, हाँ दारू। हेलो दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं हम ब्रज घाट में और आज पूरी स्कूल की टीम हमारे साथ आई है। तो करेंगे ब्रज घाट में स्नान बढ़िया से, गंगा नदी का स्नान किया जाएगा यहाँ पे। तो ये है ब्रिज घाट का क्षेत्र और ये ब्रिज घाट का जो एरिया है बीच टाइप है, साथ में दिल्ली लखनऊ हाईवे और ये हमारे साथ के लोग। ये है गंगा के नज़ारे, ये बिल्कुल मैदान का क्षेत्र गंगा का। गंगा स्नान कर लिया और ये सब ऐसे हैं कि ये नहाते नहीं है, नहाते दो तो कोई अच्छा नहीं। हम लोगों का हिसाब ये है कि मन चंगा तो कटौती में करें। और ये चमोली वाले तो ऐसे है कि नहाना है नहीं इन्होंने, है ना। लेकिन एक चीज़ है कि ब्रिज घाट में सच में गंगा की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि हम ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ जहाँ गंगा का उद्गम होता है, जहाँ गंगा बनती है। और उत्तर प्रदेश में आते आते देखिए
हर जगह पे आपको दिखेंगी गंदगी गंदी, ठीक है। और देखिए यहाँ बिल्कुल मतलब कि लोग नहाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं। अब किसी ने एक्सरे MRI की वो भी डाल रखी है। बात वही है ना कि हम नदी को माँ मान रहे हैं और माँ की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं। साथ में जिन देशों ने नदी को सिर्फ नदी की तरह माना, उन देशों ने सबसे साफ़ नदियाँ रखी हैं। आप चाहे किसी भी नदी को देख लीजिए, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लीजिए, वो सिर्फ नदी को नदी मानते हैं और उनके यहाँ बिल्कुल साफ़ क्रिस्टल क्लियर नदी आपको देखने को मिलती है। मैंने गिना वो शायद कोयले वाले थे ना, उसमें कम से कम 150 तक मैंने गिन लिए थे। कोयले वाले होते हैं ना जो